नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक सवाल है और मुझे पूरा यकीन है कि इसका जवाब ज्यादातर लोगों को नहीं पता। भारत, नेपाल और कैलाश मानसरोवर तीनों एक दूसरे के इतने करीब हैं, फिर भी आज तक भारत ने नेपाल के रास्ते कैलाश जाने के लिए सड़क क्यों नहीं बनाई? क्या नेपाल ने कभी इसकी इजाजत नहीं दी? क्या चीन ने इस रास्ते को रोक दिया, या फिर इसके पीछे ऐसी कहानी छिपी है जो सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि राजनीति, इतिहास, भूगोल और एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक शतरंज? क्योंकि हिमालय में बनने वाली हर सड़क सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं होती, वह यह भी तय करती है कि सीमा पर किसका प्रभाव कितना होगा, संकट के समय किसकी सेना कितनी तेजी से पहुंचेगी और भविष्य में इस पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन किसके पास झुकेगा। इसलिए आज हम सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अनकही कहानी को भी समझेंगे जिसने दशकों से भारत, नेपाल और चीन के रिश्ते को प्रभावित किया है। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक आपको एहसास होगा कि सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं बल्कि पूरे हिमालय के भू राजनीति का है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ साझा भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है, भारत ने नेपाल के रास्ते कैलाश तक सड़क क्यों नहीं बनाई? कैलाश यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य। साथियों, आपकी स्क्रीन पर यह मैप दिख रहा है और इस मैप से ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप अपने मैप में देख रहे होंगे, ये आपको नई दिल्ली नजर आ रहा है, ये लखनऊ नजर आ रहा है, ये नेपालगंज है, नेपालगंज से सिमिकोट और सिमिकोट से फिर हिल्सा और फिर आपका तालाकोट और तालाकोट से आपका राकसताल, मानसरोवर और ये आपका माउंट कैलाश का क्षेत्र दिख रहा है। दूसरा अगर हम बात करें साथियों, तो काठमांडू, काठमांडू से केरुंग और केरुंग से जो लाहसा से सीधे मानसरोवर का रूट है, ये कनेक्ट हो जाता है। ये मैप आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने अभी जो रूट बनाया है वो यहां से बनाया हुआ है। ये यहां से जाकर लिपू लेक होते हुए और लिपू लेक से यहां कनेक्ट होकर जा रहा है। इस पर भी चर्चा करें। साथियों, कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं। अगर पूरी दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों की सूची बनाई जाए तो कैलाश इसमें सबसे ऊपर माना जाएगा, सबसे ऊपर दिखाई देगा। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास माना जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जहां से ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलता है। और जैन धर्म मानता है कि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने यहीं से निर्वाण प्राप्त किया था। वही तिब्बत का सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म भी कैलाश को अपना सर्वोच्च तीर्थ मानता है। अब जरा सोचिए कि दुनिया में कितनी जगह होंगी जिन्हें एक साथ चार अलग अलग धर्म समान श्रद्धा के साथ पूजते हो? शायद गिनी चुनी जगह। इसलिए कैलाश सिर्फ बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं बल्कि करोड़ों की आस्था, इतिहास और सभ्यता का जीवित प्रतीक है। और यही वजह है कि इस पर्वत तक पहुंचने वाला हर वो रास्ता सिर्फ यात्रा का मार्ग नहीं बल्कि संस्कृति, कूटनीति और रणनीति का भी हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आप भारत, नेपाल और तिब्बत का नक्शा देखेंगे तो पहली नजर में आपको यही लगेगा कि नेपाल के रास्ते कैलाश पहुंचना सबसे आसान होना चाहिए। तो फिर आखिर भारत ने कभी इस मार्ग को विकसित करने की गंभीर कोशिश क्यों नहीं की? क्या उस समय इंजीनियरिंग इतनी विकसित नहीं थी? क्या आर्थिक संसाधनों की कमी थी, या फिर क्या वजह थी? सच यह है कि इसका जवाब पहाड़ों में नहीं, इतिहास के पन्नों में आपको छुपा मिलेगा। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 200 साल पहले, जब ब्रिटिश भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच नए रणनीतिक समीकरण बन रहे थे। फिर समय बदला और समय बदलने के साथ जो है इसका पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, सीमाएं बदली और पूरे हिमालय का सामरिक महत्व बदल गया। तभी एक असाधारण सा दिखने वाला रास्ता अंतरराष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बन गया। इसलिए अगर इस सवाल का सही जवाब समझना है तो हमें आज से नहीं बल्कि इतिहास की शुरुआत करनी होगी। और इसके लिए हमें 200 साल पहले चलकर जो है वो पुराना जो कहानी है, जो नींव रखी गई है, उसको जानना हो। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें साथियों, तो हमें 2000 साल पहले चलना हो। साथियों, कैलाश मानसरोवर यात्रा कोई नई परंपरा नहीं,
प्राचीन भारत में साधु, संत और तीर्थ यात्री सदियों से यहाँ आते रहे। स्कंद पुराण में कैलाश और मानसरोवर का विस्तृत वर्णन मिलता है, जबकि बौद्ध भिक्षु और तिब्बती साधक भी इसे अपने आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र मानते हैं। उस समय यात्रा के लिए आधुनिक सड़कें नहीं थी, बल्कि हिमालय के पुराने व्यापारिक मार्ग ही जीवन रेखा थे। लिपुलेख, कुंटी, केरुंग जैसे दर्रों से व्यापारी नमक, ऊन, अनाज और मसालों का व्यापार करते थे और इन्हीं यात्री रास्ते से जो है वो तीर्थ यात्री कैलाश पहुंचते थे। फिर 1816 में सुगौली की संधि के बाद ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमाएं तय हुई, लेकिन तिब्बत पर चीन का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। इसलिए पारंपरिक मार्ग लंबे समय तक खुले रहे। व्यापार के साथ साथ कैलाश यात्रा भी बिना किसी बड़े राजनीतिक विवाद के जारी रहा। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया और वो साल था 1950, और इसी साल चीन में पीपल लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल हुई और कुछ ही वर्षों में तिब्बत पर बीजिंग का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो गया। सदियों से जो इलाका भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार, संस्कृति और तीर्थ यात्रा का सेतु था, वह अब तक एक संवेदनशील सामरिक क्षेत्र बन चुका था। पहले जहां साधु, व्यापारी और स्थानीय लोग इन पहाड़ी दर्रों से आसानी से आवाजाही करते थे, अब हर कदम पर राजनीतिक और सैन्य महत्व जुड़ गया। भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी क्षेत्र में बदलाव नहीं था। तिब्बत लंबे समय तक भारत और चीन के बीच एक बफर जोन माना जाता था। लेकिन तब जब तिब्बत पर चीन का नियंत्रण स्थापित हुआ, तो पहली बार भारत और चीन की सेनाएं सीधे आमने सामने आने लगी, यानी हिमालय की पूरी भू राजनीति बदल गई। फिर आया 1962 का भारत चीन युद्ध, और यह युद्ध सिर्फ हफ्तों तक नहीं चला। साथियों, इसके प्रभाव आज भी भारत की सुरक्षा नीति पर आपको देखने को मिलेंगे। युद्ध ने भारत को यह सिखाया कि सीमा पर सड़कें, पुल, सुरंग केवल विकास परियोजना ही नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली शर्त होती। जिस देश की सीमा तक बेहतर सड़कें होंगी, वहीं अपनी सेना, हथियार और रसद सबसे तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। और यहीं से भारत की प्राथमिकताएं बदल गई। अब किसी भी नई सड़क को केवल पर्यटन या धार्मिक यात्रा के नजरिए से नहीं देखा जाने लगा, बल्कि यह भी पूछा जाने लगा कि अगर भविष्य में सीमा पर तनाव बढ़े, तो क्या यही सड़क किसी दूसरे देश के लिए रणनीतिक फायदा बन सकती है। और यही सोच नेपाल से होकर कैलाश तक सड़क बनाने के सवाल को पहले से अधिक जटिल बना देती है। यानी जिस रास्ते से कभी साधु और व्यापारी गुजरते थे, वही रास्ता अब चीन जो है वो तीन देश, भारत, नेपाल और तिब्बत अर्थात चीन की सुरक्षा, कूटनीति और रणनीतिक हितों का हिस्सा बन चुका। और यहीं से शुरू होती है उस सवाल की कहानी कि आखिर भारत ने नेपाल के रास्ते कैलाश तक अपनी सड़क क्यों नहीं बनाई। साथियों, आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर नेपाल भारत और कैलाश के बीच मौजूद है, तो फिर सड़क बनाना इतना मुश्किल क्यों है। आखिर पहाड़ों में सड़कें बनती तो हैं, लेकिन नेपाल का भूगोल बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। नेपाल का लगभग 80% हिस्सा पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र है। यहां कई जगह सड़क बनाने का मतलब सिर्फ पहाड़ काटना नहीं, बल्कि गहरी घाटियां बनाना, पुल बनाना, दर्जनों सुरंग तैयार करना और हर साल होने वाले भूस्खलन, बादल फटने, हिमस्खलन, भूकंप जैसी चुनौतियों से भी लड़ना। कई इलाकों में कुछ किलोमीटर तक सड़क बनाने में वर्षों लग जाते हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर भारत चाहे तो नेपाल के रास्ते सीधे कैलाश तक सड़क बना सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमाएं ऐसा काम नहीं करने देती। नेपाल एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, इसलिए उसकी जमीन पर बनने वाली किसी भी अंतरराष्ट्रीय सड़क का फैसला केवल भारत कर ही नहीं सकता। उसी तरह यात्रा का अंतिम हिस्सा तिब्बत में, जो चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में, यानी सड़क तभी संभव है जब भारत, नेपाल और चीन तीनों की सहमति एक साथ, और यहीं से हर देश की प्राथमिकताएं अलग हो जाती है। भारत चाहता है कि उसके श्रद्धालुओं की यात्रा आसान और सुरक्षित हो। नेपाल चाहता है कि उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों का सम्मान हो और साथ ही उसे आर्थिक लाभ भी मिले। वही चीन तिब्बत से जुड़े हर अंतरराष्ट्रीय संपर्क को अपनी सीमा प्रबंधन और प्रशासनिक नीतियों के अनुसार देखता है। और यही कारण है कि वर्षों से अलग स्तर पर बातचीत होती रही, लेकिन कोई ऐसी स्थायी सड़क मार्ग नहीं बन पाया जिस पर तीनों देश समान रूप से सहमत हो। इसलिए यह केवल सड़क बनाने का सवाल नहीं, बल्कि तीन अलग अलग राष्ट्रीय हितों को एक ही रास्ते पर लाने की चुनौती। साथियों, यहीं से कहानी अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचती है। अब सवाल यह नहीं है कि सड़क क्यों नहीं बनी, बल्कि यह है कि आज की स्थिति क्या है। क्या भविष्य में नेपाल के रास्ते कैलाश तक सड़क बन सकता है, या भारत ने इसके लिए कोई दूसरा रास्ता चुन लिया। साथियों, अब बात करते हैं आज की वास्तविक स्थिति पर। अगर आज कोई श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहता है, तो उसके सामने मुख्य रूप से दो व्यवहारिक विकल्प होंगे। पहला, भारत का लिपुलेख मार्ग, उत्तराखंड पिथौरागढ़ के रास्ते यात्रा भारत सरकार की व्यवस्था के तहत संचालित होती है।
इसमें सड़क, ट्रैक और आगे के निर्धारित यात्रा मार्ग शामिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस रूट में बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है, जिससे यात्रा पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हुई। दूसरा विकल्प नेपाल का सीमिकोट हिल्सा मार्ग। इस मार्ग में यात्री पहले नेपाल पहुंचते हैं, फिर हवाई यात्रा, सड़क और पैदल चरणों से पूरा करते हैं और हिल्सा सीमा तक पहुंचते हैं। वहां से तिब्बत में प्रवेश करने के बाद आगे की यात्रा वाहन और निर्धारित मार्गों से जारी रहती है। यह रूट कई निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से संचालित किया जाता है और वर्षों से अनेक विदेशी श्रद्धालु इसी का उपयोग करते हैं। लेकिन इन दोनों मार्गों में एक समान बात है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कैलाश और मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, इसलिए अंतिम प्रवेश केवल तभी संभव होगा जब संबंधित चीनी प्रशासन यात्रा के लिए आवश्यक अनुमति जारी करे। यात्रा का समय, समूहों की संख्या, संचालन की प्रक्रिया इसी व्यवस्था के अनुसार तय होती। यानी आज सवाल ये नहीं कि रास्ता मौजूद है या नहीं, रास्ते मौजूद हैं, लोग यात्रा भी कर रहे हैं। असली अंतर यह है कि अलग अलग मार्गों की अपनी व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रशासनिक नियम। इसलिए कैलाश यात्रा केवल पहाड़ों की यात्रा नहीं, बल्कि कई चरणों वाली एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, जिसमें 3 देशों की सीमाएं और व्यवस्थाएं एक साथ जुड़ती। अब सबसे दिलचस्प सवाल है कि क्या भविष्य में नेपाल के रास्ते सीधे सड़क मार्ग से कैलाश पहुंचना वास्तव में संभव है, या विचार अभी भी भू राजनीतिक व्यवहारिक चुनौतियों के कारण दूर की संभावना बना हुआ है। साथियों, अगर कभी ऐसा कॉरिडोर बनता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा करोड़ों श्रद्धालुओं को होगा। यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान, तेज और व्यवस्थित हो सकती है। नेपाल को पर्यटन, होटल, परिवहन और स्थानीय व्यापार से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार, बुनियादी ढांचे का विकास भी तेज हो सकता है। भारत के लिए धार्मिक संपर्क मजबूत होंगे, जबकि पूरे हिमालयी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती। लेकिन केवल फायदे की ही काफी नहीं, ऐसे कॉरिडोर तभी संभव होगा जब तीनों देशों के बीच दीर्घकालिक विश्वास, स्थिर कूटनीतिक संबंध और स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था बने। यात्रा प्रबंधन, सीमा पार आवाजाही, सुरक्षा, जांच, वीजा या परमिट प्रणाली, आपदा प्रबंधन, पूरे मार्ग के संचालन पर साझा सहमति आवश्यक है। इन सभी पहलुओं पर एक साथ सहमति बने तो अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ सकता है। अगर नहीं बने तो व्यवहारिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। यानी भविष्य की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह केवल इंजीनियरिंग या धन का प्रश्न नहीं, इसके लिए लगातार संवाद, आपसी भरोसा, दीर्घकालिक सहयोग की आवश्यकता होगी। यदि आने वाले वर्षों में भारत, नेपाल और चीन के बीच सहयोग का वातावरण मजबूत होता है तो कैलाश तक बेहतर संपर्क की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। लेकिन यदि क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो ऐसी किसी परियोजना के आगे बढ़ने की संभावना स्वाभाविक रूप से सीमित हो सकती है। इसलिए आज की स्थिति में यह कहना सही होगा कि भारत नेपाल कैलाश कॉरिडोर एक असंभव सपना तो नहीं है, लेकिन इसे वास्तविकता बनने के लिए भूगोल से अधिक कूटनीति और आपसी विश्वास की जरूरत है। तो साथियों, आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? साथियों, पहली नजर में यह सवाल सिर्फ सड़क का लगता है, लेकिन जब इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो पता चलता है कि यह कहानी आस्था, भूगोल, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी है। कैलाश तक पहुंचने का रास्ता केवल पहाड़ों के बीच से नहीं गुजरता, बल्कि 3 देशों के भरोसे, सहयोग और फैसले से होकर गुजरता है। शायद आने वाले वर्षों में परिस्थितियां बदले, शायद नए रास्ते खुले और शायद एक दिन कैलाश की यात्रा पहले से कहीं अधिक सरल हो जाए। लेकिन तब तक इन विषय को समझना जरूरी है, ताकि अफवाहों और अधूरी जानकारी के बजाय इतिहास और तथ्यों के आधार पर हम अपनी राय बना सकें। आपको क्या लगता है कि भविष्य कैसा होगा, और हिमालय में सड़क बनाना ही कठिन है कि यहां रणनीति बनाना जो है वो कठिन है? साथियों, आपकी स्क्रीन पर कैलाश के रूट हैं। दिल्ली से धारचूला, गुंजी, काला पानी, नाभिधान, लिपुलेख और तिब्बत का तकलाकोट। यात्रा के लिए आप सड़क, हेलीकॉप्टर सेवा, पैदल यात्रा कर सकते हैं। सिमिकोट हिल्सा मार्ग है नेपाल से काठमांडू, नेपालगंज, सिमिकोट हिल्सा, तकलाकोट तिब्बत में, मानसरोवर और कैलाश पर्वत, ये पूरी की पूरी यात्रा है। तो फिर प्रश्न यही है कि क्या हिमालय में वहां के भूगोल से लड़ना ज्यादा मुश्किल है कि कूटनीति को सही तरीके से लागू करना? उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपने आज कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गहराई से रिसर्च की गई डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या भविष्य में भारत, नेपाल और चीन मिलकर कैलाश के लिए एक नया कॉरिडोर बना पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।